नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी सिविल सर्विसेज काउंसिल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले ही 3 सेट बीपीएससी का कर चुके हैं। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के सेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी में आज जो अगले कड़ी में हम क्वेश्चन जो देखेंगे, वो ये जो सेट है वो 1996 का सेट है। 1996 का सेट है ये, और इसमें सारे क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है उनको लिया गया है। आइए क्वेश्चंस का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेन कॉज फॉर द फेल्यूर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो क्रांति था वो क्यों फेल हो गया? उस क्रांति के फेल होने का पहला कारण ये था कि उस समय कोई नेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे कोई बड़ा संगठन नहीं था। तो संगठन का कमी हुआ। दूसरा ये कि लीडरशिप नहीं था, सेंट्रल लेवल पे लीडरशिप नहीं था। यानी पूरे जो जगह-जगह पे जो आंदोलन हो रहा था पूरे भारत में, लेकिन उसका नेतृत्व करने वाला कोई एक एक जो मेन आदमी होता वो नहीं था। तो संगठन का कमी और लीडरशिप का कमी, इन 2 कारणों से 1857 का जो रिवोल्ट है वो फेल कर गया। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो ऑप्शन में जो दिया हुआ था उसमें ये था कि संगठन और लीडरशिप के कारण जो है बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछा गया, और इसमें जो ऑप्शन दिया गया वो यही था कि संगठनात्मक तरीके से ये जो संगठन बना के होना चाहिए था, वैसा कुछ आंदोलन था नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बारदौली सत्याग्रह। जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था, ये हुआ था गुजरात में, और गुजरात में इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, ये ध्यान में रखिएगा कि वल्लभ भाई पटेल उसके नेतृत्वकर्ता थे। अच्छा, इसमें हुआ क्या था? वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह से जुड़े थे। गुजरात से जुड़ा हुआ सत्याग्रह है। इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है, ये है कि यहाँ पे जो ब्याज लग रहा था, वो ब्याज का दर था 22%। किसान जो लोग थे, उन पे जो ब्याज लग रहा था वो 22% था, और इसी बारदौली सत्याग्रह में को घटाकर 6.03% कर दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में, तो भी ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस अपोज द रॉलेट एक्ट बिकॉज इट वाज एम्ड। कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट को विरोध किया। तो रॉलेट एक्ट आया कब था? रॉलेट एक्ट आया था 1919। और कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि ये जो था ना, लिबर्टी लिबर्टी को, ये जो रॉलेट एक्ट आया था वो लिबर्टी को खत्म कर रहा था, और इसी को लेकर कांग्रेस ने इसका विरोध किया। ठीक है, इसमें आपके फ्रीडम जो है वो खत्म हो रहा था कि बिना कोई जांच या फिर बिना कोई जांच किए हुए ही लोगों को पकड़ लिया जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इस्टेब्लिश किया था रामकृष्ण मिशन, वो कब इस्टेब्लिश किया था? स्वामी विवेकानंद ने 1897 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? परमहंस। परमहंस, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये गुरु का नाम क्या था? परमहंस रामकृष्ण परमहंस। आप ध्यान में रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आफ्टर पासिंग द रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी वाज अरेस्टेड। जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? तो आपको पता है 1942 में हुआ था। तो गांधी जी को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी को इस भारत छोड़ो आंदोलन में अरेस्ट किया गया था। कहाँ से किया गया था? आगा खां पैलेस से। आगा खां, अच्छा, ये आगा खां पैलेस पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को ध्यान में रखिएगा। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने एक नारा दिया, डू और डाई, या तो करो या मरो।
करो या मरो को 8 अगस्त 1942 को नारा दिया और 9 अगस्त को 9 अगस्त 9 अगस्त को की रात में ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया आगा खान पैलेस से। और अंग्रेजों को भनक लग गया था कि ये आंदोलन स्टार्ट होने वाला है, उसी समय इनको 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही जेपी जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश को हजारीबाग जेल से हजारीबाग जेल में जेपी को डाल दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस था वो फेल हो गया। वो फेल होने के पीछे कारण क्या था? सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, वो 1931 में हुआ था। इसका फेल होने का पीछे कारण ये था कि गांधी जी और जो मुस्लिम लोगों का जो एक दल आया था, उन लोगों के बीच में आपसी मतभेद हो गया, जिसके कारण ये जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये फेल कर गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, फेल हुआ तो ये यहाँ पे बेसिकली ध्यान में रखना है कि किस ग्राउंड पे फेल हुआ। तो कम्युनल ग्राउंड पे ये 1931 का जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल ग्राउंड पे ये फेल हो गया, संप्रदाय को लेकर फेल हो गया। न्यू हिंदुइज्म, नव हिंदूवाद के प्रणेता या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, न्यू हिंदुइज्म के स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद न्यू हिंदुइज्म के रिप्रेजेंट करने वाले थे, रिप्रेजेंटेटर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होम रूल मूवमेंट वाज a symbol of starting a new phase of freedom movement in India because होम रूल आंदोलन, जो होम रूल आंदोलन था, वो पूछ रहा है कि ये एक नया फेज था, फ्रीडम मूवमेंट आजादी के लिए एक नया फेज था। ठीक है, इसमें क्या था? देखिए, होम रूल मूवमेंट ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट लिया गया है आयरलैंड से। होम रूल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट लिया गया है आयरलैंड से। और इसमें सबसे बड़ा होम रूल मूवमेंट में योगदान एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, ये दोनों लोगों ने ही मिलकर ये एक आंदोलन चलाया, जो होम रूल मूवमेंट कहा गया। भारत में ये आंदोलन इन दो लोगों ने चलाया। ठीक है, आयरलैंड में ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया था होम रूल मूवमेंट का। इसमें ये था, इस कॉन्सेप्ट में ये था कि ये लोग चाहते थे कि जिसका देश है, जिन लोगों का इस पे जिसका जमीन है, जिस देश में ये लोग रहते हैं, वही लोग इस देश में शासन चलाएं, न कि कोई बाहरी आकर इस देश में शासन करे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। ध्यान में रखिएगा, 1913 में। इस ये जो था ना, इसका आइडिया जो था, ये किसके दिमाग की उपज थी या फिर ये किसका आइडिया था? तो ये आइडिया था लाला हरदयाल का। लाला हरदयाल, ये आइडिया लाला हरदयाल का था, गदर पार्टी का। लेकिन इसके फाउंडर का नाम है सोहन सिंह। सोहन सिंह, इसके फाउंडर थे सोहन सिंह। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। इसके ये किसका आइडिया था? तो लाला हरदयाल का। इसके फाउंडर कौन थे? तो सोहन सिंह। सोहन सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग नोआखली? नोआखली, जब गांधी जी नोआखली में थे तो उनका सेक्रेटरी कौन था? उस समय उनका सेक्रेटरी प्यारेलाल थे। कौन थे? प्यारेलाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1938? 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उस समय
कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखिएगा, 1907 का कांग्रेस अधिवेशन और 1916 में एसी मजूमदार थे, एसी मजूमदार, और 1907 में रास बिहारी बोस, रास बिहारी। अब इसी का चर्चा क्यों किया जा रहा है? ये दो इसलिए मेन है क्योंकि 1907 का जो सूरत अधिवेशन जो हुआ था, कहाँ हुआ था? सूरत में। और इसी में दो दल में बटा था, नरम दल और गरम दल, अलग हो गया था। ठीक है। और यहाँ पे 1916 में क्या हुआ? 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, उसमें 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 जो है नरम दल और गरम दल एक हो। यहाँ पे सूरत में दो दो दल जो बटा था, अलग अलग हो गया था, नरम दल और गरम दल। 1916 में आकर मजूमदार किस्में फिर से एक हो गया। ठीक है। इन विच मूवमेंट डिड द जयप्रकाश नारायण गॉट द रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल लीडर? यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से आंदोलन में, किस मूवमेंट या कौन से आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिला? तो वो जो आंदोलन था वो 1942 का आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेपी जी को, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोक नायक भी कहते हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिला। ठीक है। आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी गेव इम्पोर्टेंस टू। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो कब हुआ था? ये हुआ था 1930, 1931 में, और दूसरे बार हुआ था 1932, 1934 में। तो जब ये जो आंदोलन था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद गांधी जी ने मुख्यतः किस पे ध्यान दिया? उन्होंने ध्यान दिया रचनात्मक कार्यों पे, कंस्ट्रक्टिव वर्क, कंस्ट्रक्टिव वर्क। ये आंदोलन बेसिकली जो था वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर रहा था, तो अंग्रेज जो थे इससे खफा थे। तो और गांधी जी जो थे वो, चूंकि वो कानून कानून को तोड़ना जो है वो भी एक असंवैधानिक तरीके से वो गलत था। तो गांधी जी इसको इसे सीख लेकर उन्होंने सोचा है कि कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है, कंस्ट्रक्टिव तरीके से इसका विरोध जताया जाए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग 1923 to 1928, the repetition of revolutionary activities in Indian politics was due to। भारतीय राजनीति में जो बार बार क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो बार बार रिपीट हो रही थी 1923 से 1928 के बीच। क्यों? इसलिए क्योंकि गांधी जी थे वो पोस्टपोन कर दे रहे थे अपने जो मूवमेंट होता था उसको। बार बार आंदोलन शुरू तो होता था, लेकिन हिंसात्मक होने के कारण गांधी जी को बार बार अपने आंदोलन में विराम लगाना पड़ता था, रुकना पड़ता था, वापस बुलाना पड़ता था। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल पे ह्यूमन टेम्परेचर है वो कितना रहता है? ठीक है, आइए देखते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसको अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि केल्विन, ये तो सेल्सियस में है 37 डिग्री, अच्छा 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे पूछ ले कि केल्विन में पता कीजिए तो फ़ारेनहाइट में पता कीजिए। फ़ारेनहाइट में पता करने के लिए होता है 1 - 32/9 = C/5, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। इससे आपको केल्विन में मिल जाएगा, फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। फ़ारेनहाइट में चाहिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन दिया हुआ है। अगर ये सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप फ़ारेनहाइट में जो बॉडी का टेम्परेचर है वो निकाल सकते हैं। या केल्विन में निकालना हो, केल्विन में निकालना हो तो 273 प्लस कर दीजिए, केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये रिलेशन है, रिलेशन ध्यान में रखिएगा। आइसोटोप्स इज डिफाइंड। आइसोटोप को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे एक एग्जांपल लेकर हम सबको बताते हैं। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 ये है, इसको प्रोटियम बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2 उसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3 एटॉमिक मास 3 तो इसको ट्रिटियम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर न्यूट्रॉन का पता कीजिएगा, देखिए यहाँ ये जो है ना, यहाँ पे ये जो बताता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बताता है एटॉमिक मास या फिर मास नंबर कह लीजिए। ये एटॉमिक नंबर ये प्रोटॉन को बताता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोटॉन 1 है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रोटॉन का संख्या सेम होगा। आइसोटोप में प्रोटॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो सेम होगा, ठीक है? लेकिन न्यूट्रॉन का जो संख्या होगा वो अलग। कैसे अलग होगा? देखिए अब यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालने का प्रयास कीजिएगा तो प्रोटियम के केस में जो पहला एग्जांपल है H1 फिर उसके केस में न्यूट्रॉन आएगा आपको, न्यूट्रॉन आएगा 1 1 -1 0, यानी पहले वाले केस में कोई न्यूट्रॉन नहीं। दूसरे वाले केस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 है और उसमें से आप माइनस कीजिएगा एक को, ये न्यूट्रॉन का संख्या निकलेगा। तो न्यूट्रॉन सिंपली आप ये याद रखिए कि न्यूट्रॉन का संख्या है वो अलग होता है और प्रोटॉन का संख्या सेम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। आइसोटोप में प्रोटॉन का संख्या सेम होता है या और न्यूट्रॉन का संख्या अलग होता है, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। ये जो एटॉमिक नंबर सेम होगा मास नंबर डिफरेंट होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेकर देख लीजिए, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है 8 मास नंबर 16। यहाँ पे एक इसका आइसोटोप देखिए, उसने ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और देखिए मास नंबर बदल गया 70। ऑक्सीजन एटॉमिक मास 8 और मास नंबर 18। तो ये जो है ना मास नंबर बदलता है। मास नंबर जब बदले और एटॉमिक नंबर सेम रहे तो उसको आइसोटोप बोलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In winter, if you touch a log of wood and a rod of iron, you will feel cold. If you will feel rod of iron more cold. अगर आप एक लोहे को ठंडे के दिनों में छुएं, जाड़े के दिनों में, और एक लकड़ी को छुएं तो आपको जब लोहा जब छुएंगे तो उसमें ज्यादा ठंडे आपको फील होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो है ना आयरन जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। यानी ये आयरन का जो रॉड है ना, ये आयरन का रॉड है। ठीक है, ये जो है टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर को जल्दी प्रभावित होता है, बाहर के टेम्परेचर से जल्दी प्रभावित होता है। इसके कारण क्या होता है, इसमें चेंज जो है टेम्परेचर में चेंज होने से इसके बॉडी के टेम्परेचर में चेंज होता है। बाहर ठंडा है तो ये जल्दी ठंड होगा, बाहर गर्म है तो जल्दी गर्म होगा। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसी कारण जो है आप जब ठंडी के दिनों में जब आयरन के रोड को छुएंगे तो वो ज्यादा ठंडी लगेगा। और लकड़ी का है उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा ठंडी के दिन में या फिर गर्मी के दिन में। अब मॉइस्चर ऑब्जर्व करने के बाद थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, लेकिन इस तरह से कंडक्टर में चेंज आएगा, उस तरह से नॉन कंडक्टर या फिर उसमें जो ये जो है इंसुलेटर में उस तरह का चेंज नहीं आएगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ डेजर्ट ऑन द अर्थ इज मोर नियर। ठीक है, जो डेजर्ट है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो एक खास तरह के लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड पे पाया जाता है। वो पूछ रहा है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है 23 डिग्री लैटिट्यूड पे मिलता है। लैटिट्यूड पे सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा लैटिट्यूड कहाँ में सबसे ज्यादा डेजर्ट कहाँ मिलेगा? 23 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में समझिए क्या है। मान लीजिए अर्थ है तो लैटिट्यूड लेटा हुआ और लॉन्गिट्यूड ऐसे ऐसे लाइन हो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो ये जो 23 डिग्री है ना, 23 डिग्री वो लैटिट्यूड
उसी लैटिट्यूड पे जो है सबसे ज्यादा डेजर्ट मिलता है। ठीक है, द हाइट ऑफ ओजोन लेयर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओजोन लेयर का कितने हाइट पे है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर जो है इसका जो हाइट है 40 से 50 किलोमीटर जो है अर्थ से ओजोन लेयर का दूरी है। ठीक है, और ओजोन लेयर को डिप्लीट जो कर रहा है, ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है। ओजोन को हम सिंपली जानिए कि O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है ओजोन का रिप्रेजेंटेशन। O3 लिखिएगा तो इसका मतलब ओजोन हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिप्लीट क्यों हो रहा है ओजोन लेयर का डिप्लीशन के पीछे कारण यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन CCl2F2। ये जो कार्बन का ये कंपाउंड जो है ना क्लोरोफ्लोरो, यही जो है ओजोन लेयर के डिप्लेशन में सबसे बड़ा योगदान देता है। यानी इसी के कारण ओजोन लेयर खत्म हो रहा है। ओजोन लेयर के खत्म होने से दिक्कत क्या आ रहा है, ओजोन लेयर जब खत्म होगा तो इससे जो है अल्ट्रा वायलेट रे जो है, ओजोन लेयर जो है शील्ड की तरह काम करता है। जो सन से जो अल्ट्रा वायलेट रे आता है उसको रोकता है। अगर ये ओजोन लेयर मोटा लेयर है, अगर ये पतला होने लगे इसे ये पार कर जाएगा, और ये जब पार करेगा तो हमारे स्किन पे ये क्या करता है, कांटेक्ट में आएगा, और हमारे स्किन से जब कांटेक्ट में आएगा तो इससे कैंसर वगैरह होने का डर है। इसलिए ओजोन लेयर को बचाना बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू वीमेन, मेन सफर मोर कलर ब्लाइंडनेस बिकॉज। बोला है कि फीमेल के रिस्पेक्ट में मेन को ज्यादा जो है कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, तो ये कारण क्या है, देखिए मेल के पास जो क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई होता है, और फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्स क्रोमोसोम है ये खुद तो प्रभावित नहीं होता है, लेकिन ये ट्रांसमीटर का काम करते हैं। यानी अगर अगर ये जो है अपने जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स इनमें नहीं पाया जाया जाएगा, लेकिन इनके जो बाल बच्चे होंगे उसमें ये अपना सिम्टम्स जो है ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये ट्रांसफर कर देते हैं, इसीलिए मेल की तुलना में फीमेल में जो है फीमेल की तुलना में मेल में सबसे ज्यादा कलर ब्लाइंडनेस पाया जाता है। तो ये बेसिकली कारण क्या है, तो क्रोमोसोम के कारण। द केमिकल यूज्ड टू रिमूव मॉस्किटोज, बहुत पहले का क्वेश्चन है। मॉस्किटोज को हटाने के लिए जो कॉइल होता है मॉस्किटो कॉइल, तो कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछा गया था। पायरेथ्रिन जो इस केमिकल का नाम है, ध्यान में रखिएगा, पायरेथ्रिन। मॉस्किटोज को मारने के लिए या फिर हटाने के लिए, भगाने के लिए काम में आता है। द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ पोल। ठीक है, आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल का जानकारी चाहिए स्टार्स के माध्यम से, तो वो ग्रुप ऑफ स्टार्स कौन से हैं जिनसे आप पोल के डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो ये है सप्तऋषि। सप्तऋषि सप्तऋषि के माध्यम से आप जो है डायरेक्शन ऑफ पोल कौन से पोल में है, कौन से पोल की तरफ है, आप ये पता कर सकते हैं। इसमें भारत के ऋषियों के नाम पर इसे सप्तऋषि कहा गया है। ठीक है, उससे अगर ऋषि का नाम हम जानना चाहें, वो सात स्टार्स जो हैं, ऐसे ऐसे करके सात स्टार्स हैं जिनका जो जो सात स्टार है वो सात ऋषियों के नाम पे है। ठीक है, वो उन ऋषियों का नाम जान लेते हैं। एक है वशिष्ठ, दूसरे हैं मरीचि, ठीक है, और तीसरे पुलस्त्य, चौथे पुलह, अत्रि, अंगिरस, सातवें हैं क्रातु। इन्हीं सात ऋषियों के नाम पर जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, इन सारे तारों का जो एक समूह बना है जिसे हम एक साथ सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
द लोकल टाइम ऑफ पटना इज, पूछ रहा है कि पटना का जो लोकल टाइम है वो जीएमटी ग्रीनविच टाइम से ऑप्शन दिया होता है कि सेम है या अहेड है, से आगे है, या बिहाइंड है, पीछे है, या फिर नन। तो जीएमटी जो है ना पटना का, जीएमटी जो इंडियन जीएमटी जो ग्रीनविच टाइम जो है उसके रिस्पेक्ट में जो है वो सेम है लोकल टाइम ऑफ पटना, और अपना जो आईएसटी है, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो लोकल टाइम जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है उससे ऑलमोस्ट सेम है, और पटना का जो टाइम है। ठीक है, तो इसमें ध्यान में रखना है कि पूछेगा कि आईएसटी से ये आगे है, आईएसटी से जो पटना का टाइमिंग है वो आगे है, कितने मिनट आगे है या पीछे, हम कहें ना आगे है ना पीछे, वो सेम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेवी वाटर इज दैट वाटर इन विच, हैवी वाटर इज दैट वाटर इन विच। अब जो हैवी वाटर, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैवी वाटर किस तरह का वाटर होता है, किस तरह का पानी होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, D2 हैवी वाटर, इसमें जो है किस तरह का पानी है, तो इसमें क्या होता है कि हैवी वाटर केस में इसमें जो हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम इनको रिप्लेस करता है, रिप्लेस्ड बाय, कौन से एटम इनको रिप्लेस करते हैं, तो ड्यूटेरियम एटम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। जैसे H2O है, H2O में से एक एटम हटाइए, HDO हो जाएगा, फिर एक एटम हटाइए और एक डी जोड़िए, एक H एटम हटाइए और एक डी जोड़िए, ये हो जाएगा D2O। यही जो है हैवी वाटर है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे जो हाइड्रोजन एटम है उसको रिप्लेस करता है, कौन रिप्लेस करता है, ड्यूटेरियम हटाता है। ठीक है, तो ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है, तो हैवी वाटर उसी को बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेंस फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड, तो डेंस फॉरेस्ट जो है आप जो अर्थ का जो ग्लोब है उस ग्लोब को देखिएगा तो ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच में डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था बीपीएससी का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि पावर ऑफ लेंस इज प्लस 2 डायोप्टर इज फोकल लेंथ इज, पावर अगर 2 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ क्या हो, तो हम जानते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज 1/f, ये मीटर में होता है। अगर हमको पता क्या करना है, फोकल लेंथ पता करना है तो 1/p, यानी पावर कितना है 1/+2। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लेना चाहें तो 100 से गुना कर देते हैं। ये जो पावर, ये जो फोकल लेंथ आएगा, ये अगर हम सिर्फ 1/2 रहने देते हैं तो ये मीटर में आता। अब इसे 100 से गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर, और प्लस का साइन रखेंगे, यानी फोकल लेंथ क्या होगा उस लेंस का, तो फोकल लेंथ होगा 50 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट द एज ऑफ 20 years the number of bones in human body is approximately, 20 साल की उम्र में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो चाइल्डहुड होता है, यानी जब एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय कितना हड्डी रहता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय हड्डियां रहते हैं 300, 300 हड्डियां रहती हैं। और जब जब वो वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है वही, तो उसमें हड्डियां रहती हैं 206, ये ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। That part of Bihar which was not affected by the revolt of 1857, बिहार का वह कौन सा भाग था जो 1857 के क्रांति से प्रभावित नहीं था। तो इसमें मेनली दो भाग थे जो सबसे ज्यादा प्रभावित नहीं थे।
वो था मुंगेर और दूसरा था मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, मुंगेर और मुजफ्फरपुर जो है 1857 की क्रांति में से प्रभावित नहीं था। ठीक है। विच एरिया वाज अनअफेक्टेड वाइडेस्ट विद द कम्युनल राइट ड्यू टू क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला इलाका कौन सा था? तो ये था, आप ध्यान में रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जो हुआ था वो हुआ था बिहार। बिहार और इससे एडजॉइनिंग जो स्टेट थे, जो इससे जुड़े हुए थे, आसपास के इलाके, वो सबसे ज्यादा प्रभावित थे। इसमें यूपी भी था। ठीक है। बिहार और यूपी सबसे ज्यादा प्रभावित था। बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान, ये सब जिले जो थे, स्टेट्स जो थे, सबसे ज्यादा प्रभावित थे। एपीईसी क्या है? तो ये जो है इसका फुल फॉर्म बेसिकली पूछ रहा है, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। एपीईसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये किस लिए बना था? ये जो है अक्रॉस द बॉर्डर ये फ्री ट्रेड की डिमांड करता है। फ्री ट्रेड की डिमांड करता है, जैसे जीएटीटी करके, जीएटीटी नहीं, वो अभी एक नया ग्रुप बना था फ्री ट्रेड एंड एग्रीमेंट करके। उसी तरह से ये भी एक एपीईसी जो है फ्री ट्रेड अक्रॉस अक्रॉस द कंट्री जो है डिमांड करता है। यानी ये एक देश से दूसरे देश में जो है फ्री ट्रेड हो, कोई जो है चुंगी या फिर कर ना लगे, वैसा ये डिमांड करता है। अभी हाल ही में जो है इंडिया जो है चाइना के साथ एक एग्रीमेंट होने वाला था, जिसमें ये जो इंडिया जो है उसमें भाग नहीं लिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। उसमें कारण ये बताया गया कि जो है जो भारतीय जो बिजनेस है वो प्रभावित होगा। हालांकि वो एपीईसी से नहीं संबंधित था, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किससे संबंधित था। ठीक है। जिससे वो कौन सा ग्रुप था जिससे भारत जो है उसमें शामिल नहीं हुआ, और वो भारत के फेवर में ही रहा। अगर भारत उसमें शामिल नहीं हुआ तो इससे भारत को ही फायदा हुआ, क्योंकि जो भारत के जो स्मॉल जो मार्जिनल जो लोग थे, छोटे स्तर पे व्यापार करते हैं, उनको दिक्कत होता है, वो खत्म हो जाते हैं। ये भारत उस ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? जैसा कि ये तो सब क्वेश्चन आप जानते हैं, जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनलाइटमेंट कहाँ हुआ था? इनलाइटमेंट इनको बोध गया में हुआ था। ठीक। फर्स्ट टीचिंग कहाँ, अपना पहला जो देश है वो कहाँ थी? सारनाथ में। और डेथ जो है कुशीनगर में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग वेन सांग इंडियाज मोस्ट फेवरेट सिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। वेन सांग जो भारत आया था तो उस समय भारत का वह सिटी जो सबसे ज्यादा कॉटन क्लॉथ्स के लिए फेमस था। तो आप ध्यान में रखिएगा, मथुरा। मथुरा में कॉटन क्लॉथ सबसे ज्यादा, कॉटन कपड़ों के लिए सबसे ज्यादा फेमस जगह जो था, वेनसांग जब भारत आया तो वो देखा कि मथुरा में सबसे ज्यादा फेमस है कपड़ा के व्यापार के लिए। द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ये ध्यान में रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी वो लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में अपने राजधानी रखा था। दूसरा बात ये कि कुतुबुद्दीन का जो मकबरा है, कब्र जो है इसका लाहौर में ही है। इसे ही लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है, लाखों का दान करने वाला। और इसका मृत्यु जो है वो पोलो खेलने से हुआ था। डेथ कैसे हुआ था? वाइल प्लेइंग पोलो, तो हिंदी में चौगान कहते हैं। ठीक है। इसका ग्रेवयार्ड लाहौर में है, ये तो आप ध्यान में रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पहला मराठा सरदार था बाजीराव। तो ध्यान में रखिएगा, जो पहला जो नवाब जिसने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया था वो था पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव था वो सबसे पहली बार
तो सहायक संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, ये सहायक संधि इसमें एक ध्यान में रखिएगा, एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि वेलेज़ली का जो कार्यकाल था, वेलेज़ली का वो कार्यकाल था 1798 से 1798 से 1805 तक, और कर्जन का जो काल था, कर्जन का जो कार्यकाल था वो 1898 से लेकर 1998 98 आया, इसलिए हम यहाँ पे ध्यान में ला दिए। बिजली का काल जो 1798 में था और कर्जन का जो कार्यकाल था वो 1898 में था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? ये ध्यान में रखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो फाउंडर थे वो सलीमुल्लाह थे। सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह, ये जो बना था, वो जो ग्रुप बना था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये ढाका में बना था, बांग्लादेश के ढाका में बना था। कब बना था? तो 30 दिसंबर 1906 को ये बना था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को बना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा, आत्मीय सभा के लेखक कौन है? फाउंडर कौन है, जो संचालक कौन थे आत्मीय सभा के? तो आत्मीय सभा के संचालक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। राजा मोहन, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय थे। इसका कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1815 में इस्टेब्लिश किया था आत्मीय सभा। ठीक है, राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में हुआ। और इसके फाउंडर कौन थे? एक बार फिर से फाउंडर जो थे राजा राम। अब देखिए, एक ही साल के पेपर में दो क्वेश्चन आया कि आत्मीय सभा के फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगर ये क्वेश्चन एक साल में पूछ जाए, अगर ध्यान में ना हो तो डाउट हो जाएगा कि अरे सही बना रहे हैं या फिर गलत बना रहे हैं। ये ध्यान में रहना चाहिए कि मतलब ध्यान में रहना चाहिए, आगे पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। इन विच ईयर गोरक्षणी सभा वेयर एस्टैब्लिश्ड टू स्टॉप काउ स्लॉटर, तो हत्या बंद करने के लिए एक गोरक्षणी सभा बना था। गोरक्षणी सभा कब बना था? क्वेश्चन में यही पूछा है। तो गोरक्षणी सभा सबसे पहले 1882 में बना था। ठीक है, सबसे पहले ये पंजाब में बना था और ये धीरे-धीरे बिहार में भी इसका फैलाव हुआ और बिहार में भी गोरक्षणी सभा बना और इसको लेकर बिहार में बहुत सारा दंगा भी हुआ, गौ हत्या को लेकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष उड़ीसा जो है बिहार से सेपरेट होता है? तो उड़ीसा जो है, देखिए, उड़ीसा जो है 1 अप्रैल, देखिए 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया। किससे अलग किया गया? तो बंगाल से। ठीक है, बिहार बिहार उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया बंगाल से। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हुए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से वर्ष में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ? तो ये जो है 1 अप्रैल 1936 को बिहार जो है उड़ीसा से अलग हुआ। ठीक है, अलग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिवॉल्विंग अराउंड द सन अर्थ टेक्स अबाउट, सूरज की परिक्रमा करते समय, ठीक है, पृथ्वी को कितना समय लगता है? ठीक है, देखिए, ये रहा आपका सन, और सन जो है स्टेशनरी होता है और इसी के चारों तरफ जो है अर्थ का बोल रहा है कि कितना समय लगता है। तो बीपीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें बहुत शानदार तरीके से ऑप्शन रखा गया था, फंसाने वाला ऑप्शन था। देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया था। 365
0.25 degrees, 365 degrees, 365.5, 365.75 degrees। हमको तो जहाँ तक याद है हम लोग कैसे याद रखते हैं 365 होल 1/4 ऐसे करके याद रखते हैं 1/4 यानी 25। इसका करेक्ट आंसर होगा 365.25। ठीक है, तो जो अर्थ जो है अर्थ जो है सूरज को एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है 365.2। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द आर्मी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाइड फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल। एक ऐसा अलाउद्दीन खिलजी का एक ऐसा आर्मी जो मंगोलों से युद्ध करते करते मारा गया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जफर खान। जफर खान जो था मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया, उसका नाम पूछा हुआ था बेसिकली यहाँ पे। उसका नाम था जफर खान, जो मंगोलों से युद्ध करते हुए लड़ाई के दौरान मंगोलों से लड़ाई करने के दौरान उसका मृत्यु हो गया। द मैन हु डिक्लेयर द रिजाइम ऑफ शाहजहां एज गोल्डन एरा। वह व्यक्ति जो शाहजहां के युग को गोल्डन एरा स्वर्ण युग कहा है, तो वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ ने शाहजहां के युग को गोल्डन एज कहा है, गोल्डन एरा कहा है, स्वर्णिम युग कहा है, वी.ए. स्मिथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु एबोलिश द डायरकी सिस्टम इन मुगल्स। जो द्वैत शासन था उसको किसने खत्म किया? तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टार्ट किसने किया। तो द्वैत शासन को स्टार्ट करने वाला जो था उसका नाम था क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और इसको एंड किसने किया? इसको एंड करने वाला था वैरेन हेस्टिंग्स। वैरेन हेस्टिंग्स, वैरेन हेस्टिंग्स ने जो द्वैत शासन था उसको मुगल्स से में खत्म किया। और किसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, हु गेव कोहिनूर डायमंड टू महाराज रंजीत सिंह। महाराज रंजीत सिंह को डायमंड किसने दिया? तो शाह सूजा ने दिया, शाह सूजा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कमेंट बार बार बोलते हैं कि सर ये आप बार बार कुछ बात ही नहीं करते, सिर्फ पढ़ा कर चले जाते हैं, वीडियो अपलोड करके चले जाते हैं। तो हम प्रयास में ये रहता है, मेरा प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो क्वेश्चन लोग प्रैक्टिस करा दें। बात करने से क्या फ़ायदा? बात करने के लिए समय है, लेकिन जो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाए, जो पहले पहले वैसा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रहे हैं जो पहले पूछा जा चुका है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को आप देखेंगे, उतना ज़्यादा ध्यान में रहेगा। अब दूसरा उजुल-फुजुल का बात करने से क्या फ़ायदा होगा? ठीक है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोएट बाणभट्ट वाज इनहैबिटेंट ऑफ। बाणभट्ट जो है वो कहाँ का रहने वाले थे? तो बाणभट्ट जो है थानेश्वर के रहने वाले थे, थानेश्वर। बाणभट्ट जो है वो संस्कृत के पोएट थे, संस्कृत के पोएट थे। ठीक है? ये हर्षवर्धन के काल में थे, ध्यान में रखिएगा, हर्षवर्धन के काल में थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लार्जेस्ट माउंटेन सीरीज ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ा माउंटेन सीरीज कौन सा पर्वत श्रृंखला बनाता है? वो जो है वो एंडस है। एंडस पर्वत जो है वो सबसे बड़ा पर्वत का जो श्रृंखला है वो बनाता है। सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा पर्वत श्रृंखला बनाता है? तो एंडस पर्वत। द ग्रेटर डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज फॉर्म्ड बाय। सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पे। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है। ठीक है, सबसे ज्यादा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनता है। ठीक है, एडिशनल सब कॉन्टिनेंट माउंटेन ऑफ इंडिया वेर फॉर्म ड्यूरिंग। सब कॉन्टिनेंटल माउंटेन जो है इंडिया का कब बना था? ठीक है, तो ये बना था पैलियोजोइक एज में।
पूरा जीवी काल बोलते हैं इसको, पूरा जीवी काल। क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि सब कॉन्टिनेंटल माउंटेन ऑफ इंडिया ये कब बना था, तो ध्यान में रखिएगा पैलियोजोइक एज में बना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओल्ड कछारी क्ले ऑफ गंगेटिक प्लेन, गंगा के किनारे का जो कछारी मिट्टी जो है उसको हम किस नाम से और जानते हैं, इसको हम बोलते हैं बांगर सॉइल। बांगर सॉइल, बांगर सॉइल, इसी को बांगर को कंकड़ भी कहा जाता है लोकल भाषा में। जो वहाँ के लोग हैं जो नदी के किनारे रहते हैं उसी बांगर को क्या कहते हैं, कंकड़ भी, कंकड़ भी कहते हैं। ठीक है, ये ओल्डेस्ट सॉइल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरेशन ऑफ एट्थ 5 ईयर प्लान, यहाँ ये देख लीजिएगा 5 ईयर प्लान का जितना भी क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर रहता है जैसे 5 ईयर प्लान वाले से, पहला हो दूसरा हो कि उससे क्या कौन किससे संबंधित है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एट्थ जो 5 ईयर प्लान था वो 1992 से लेकर 1997 तक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सपेंशन ऑफ तराई रीजन, तराई रीजन जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो देखिए तराई रीजन जो है बिहार के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। बिहार के उत्तरी भाग में जो है नेपाल से सटा हुआ इलाका जो है वो तराई रीजन आता है। इंडिया नेपाल का जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, उसी के बॉर्डर पे जो है ये तराई रीजन पाया जाता है। ये नेपाल होगा उससे सटे हुए जो भी इलाके हैं, states हैं, वहाँ पे तराई रीजन है। तो हमेशा वहाँ पे पानी जो है बना रहता है, जमीन जमीन में जो है पानी उसके आसपास में बना रहता है। इस बेसिकली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जमीन जो है नीचे रहता है, वहाँ का जो लो लाइंग लैंड है वहाँ पे पानी हमेशा जमा रहता है। ठीक है, इसी कारण तराई रीजन कहते हैं। एक्सपेंशन ऑफ तराई रीजन जो है इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे है, के आसपास के इलाका में। ठीक है, और ये मेनली जो है बिहार में जो है आप देखेंगे नेपाल से सटा हुआ इलाका है, तो उसका बिहार का जो उत्तरी पार्ट में जो भी इलाका है वहाँ पे सबसे ज्यादा तराई रीजन पाया जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो फॉरेस्ट है, छोटा नागपुर फॉरेस्ट जो है कैसा है, छोटा नागपुर फॉरेस्ट तो आप ध्यान में रखिएगा, ये कैसा फॉरेस्ट है, तो ड्राई डिसीडियस, ड्राई डिसीडियस, ड्राई डिसीडियस शुष्क पर्णपाती। ठीक है, तो छोटा नागपुर का जो फॉरेस्ट है वो कैसा है, ड्राई डिसीडियस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंत्योदय प्रोग्राम वाज एम्ड एट, अंत्योदय प्रोग्राम का इस पे उसका एम क्या था, अंत्योदय प्रोग्राम का एम जो था वो था कि पुअरेस्ट जो है और ये पुअर में, और जो पुअर में भी जो सबसे पुअर है उसको हेल्प करना पुअरेस्ट को, यही अंत्योदय का मिशन था। जो गरीब में भी जो सबसे गरीब है, जो सबसे पीछे है, उसका मदद करना, अंत का उदय, अंत्योदय, अंत का उदय, अंत तक का भला, यही होता है अंत्योदय प्रोग्राम। ठीक है, द वर्ड मंत्रिमंडल इज मेंशन्ड, यानी कैबिनेट इज मेंशन्ड ओनली वंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द आर्टिकल। जो ओरिजिनल जो हमारा संविधान है ना उसमें मंत्रिमंडल कैबिनेट वर्ड का चर्चा ही नहीं है। ये तो चर्चा में तब आया जब ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसी में एक आर्टिकल डाला गया 352, उसी में कैबिनेट का चर्चा किया गया। ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन में मंत्रिमंडल या कैबिनेट का चर्चा है, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसका चर्चा है, ध्यान रखिएगा। और ये किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, भारतीय संविधान जो है वो एडॉप्ट किया गया संविधान सभा के द्वारा। कब एडॉप्ट किया गया, तो इसको एडॉप्ट किया गया 26 ऑफ, इसको एडॉप्ट किया गया 26 ऑफ नवंबर 1949, इसको एडॉप्ट किया गया, ध्यान में रखिएगा, इसको एडॉप्ट किया गया 1949 में 26 नवंबर को, 26/11 को। ठीक है, और 26 जनवरी को 1950 इम्प्लीमेंट किया गया। लागू कब किया गया,
जिस दिन से प्रभावी हुआ, एडॉप्ट इस दिन किया गया, ठीक है, लेकिन लागू जो हुआ वो इस डेट को। फंडामेंटल ड्यूटीज वर डिटरमाइंड बाय, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा डिटरमाइन किया गया था? ये जो संविधान है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी का चर्चा मिला। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, देखिए टोटल राज्यसभा में तो मेंबर 250 होते हैं, अभी जो हाल फिलहाल में वो 233, ठीक है, सॉरी 233 तो है इलेक्टेड है, और 12 जो है नॉमिनेटेड है, ठीक है। कुल जो है अभी है 245 जो मेंबर है अभी राज्यसभा में। अभी हाल फिलहाल में ही लोकसभा में, कहाँ पे, लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे जिनको अपॉइंट कर किया जाता था, एंग्लो इंडियन को कहाँ पे अपॉइंट किया था? लोकसभा में। अब लोकसभा में जो 2 इंडियन एंग्लो इंडियन को अपॉइंट किया जाता था, वो जो प्रावधान है वो खत्म कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। अब ऐसा ये नहीं होगा, एंग्लो इंडियन जो है वो लोकसभा में नहीं रहेंगे, ठीक है, टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज ऑफ वोटिंग इन जनरल इलेक्शंस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया, 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, 21 से 18 ईयर्स कर दिया गया। ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो यह याद रखिएगा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 21 साल से वोट देने का जो अधिकार था उसको घटाकर 18 साल कर दिया गया। ये संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान लाया गया। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन ईयर, छोटा नागपुर जो है टेनेंसी एक्ट कब पास हुआ? तो ये जो पास हुआ है छोटा नागपुर, ये ध्यान में रखिएगा 1908 में पास हुआ, ठीक है। इसमें क्या है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, इसके तहत जो है अब जो ट्राइबल लोग थे वो अपना जो जमीन है, ट्राइबल लैंड जो है, ट्राइबल लोग को मतलब ट्राइबल लैंड जो है वो ट्राइबल लोग ही आपस में बेच सकते हैं, कोई गैर जो बाहरी लोग है उसकी जमीन को वो नहीं खरीद सकता। आदिवासी लोगों का जमीन जो है वो बाहर का लोग जो है वो नहीं खरीद सकता, यही है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो यही रहा बीपीएससी 1996 का 196 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, पूरा सेट जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम करा दिए हैं। आप वीडियो को एक दो बार देखिएगा तो ये सब दिमाग में रहेगा, और इससे 1-2 क्वेश्चन बीपीएससी में आता ही आता है। क्वेश्चन जो है स्टैटिक है, स्टैटिक क्वेश्चन कोई बार-बार बदल के नहीं आता है, इसी सब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेट बनकर आता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि ये जो मेरा जो एम है, जितने भी लोग जो सीरियस कैंडिडेट हैं उन तक ये पहुँचे और उन लोगों का भी रिवीजन हो जाए। ऐसा मत सोचिए कि उन लोगों को देने से, उन लोगों को पास करने से आप पीछे हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जितना जो है कोऑपरेट कीजिए और आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।